हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। इस आंसर राइटिंग सीरीज में हम जो क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारे यूपीएससी के मेंस में पूछे जा चुके हैं। वो हमारे यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा किन चीज़ पे होना चाहिए। हम इन जिन अप्रोचेस के माध्यम से जो भी अप्रोचेस हम करते चले आ रहे हैं, इन अप्रोचेस के माध्यम से हमने जितने भी क्वेश्चंस टैकल करने का प्रयास किया अभी तक, पिछली क्लासेस में हमने जो भी अप्रोचेस सीखी, मान अगर हमने पिछली 5 क्लासेस अटेंड करी हैं, उन 5 क्लासेस में हमने 5 अप्रोचेस सीखी हैं, तो उन 5 अप्रोचेस से हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर अप्रोच से हम अगले 10 क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको सीखते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम हर क्वेश्चन पे एक अप्रोच सीख रहे हैं, और उस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे। हमने पहला सवाल देखा था, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो उसके लिए एक नई अप्रोच फॉलो करी थी। आप देखो, अगर किसी भी पर्सन के थॉट्स पूछ ले, तुलना करने की बात कर दे, किसी भी पर्सन की बात कर दे, यहाँ पे किसकी बात हुई थी, यहाँ पे किन की बात की जा रही थी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे किस पर्सन की बात हो रही, महात्मा गांधी जी की बात हो रही। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे महात्मा गांधी जी की बात ना करके किसी भी पर्सन की बात करते, तो आप वहाँ पे थॉट्स, उसका कंपैरिजन और उनके विचारों का महत्व प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिंक करके पूछे, तो आप इस अप्रोच को फॉलो करके बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। आपने ये अप्रोच देखी थी। उसके बाद हमने जो अप्रोच फॉलो करी वो एक अप्रोच थी, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण करना था। आर्थिक नीतियों की बात करनी थी, तो हमने जीएस 1 की और जीएस 3 की आर्थिक नीति साथ में देखने का प्रयास किया। क्वेश्चन जीएस 1 का है, लेकिन उसको टैकल करने की जो टेक्निक हमने फॉलो करी, वहां से जीएस 3 के भी क्वेश्चन हम आसानी से टैकल कर सकते थे। उसके लिए हमने एक थॉट प्रोसेस बना रखा था कि ट्रेड पे बात करनी है, रेलवे पे बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी। ऐसे करते हुए एक थॉट प्रोसेस पूरा हमने बना लिया था, लैंड रेवेन्यू पे बात करनी। इस तरीके से पूरा एक उसका भी आंसर हमने देखा, उसके आंसर्स को टैकल करने का प्रयास किया। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने, ये उसके कुछ नोट्स हैं। उसके बाद हमने आर्मी से रिलेटेड बात करी थी। कुछ क्वेश्चंस देखे जो आर्मी से रिलेटेड थे, कि कैसे इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना, भारतीय राजाओं की जो सेना थी, वो ब्रिटिशर्स की सेना से किस तरीके से हारती रही, जबकि भारतीय राजाओं की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी संख्या बल में भी, लेकिन फिर भी कम सैनिकों से लगातार हारती रही। तो उसके लिए एक शॉर्ट एनालिसिस देखा हमने, उस पर बहुत डिटेल में क्वेश्चंस तैयार किए, आंसर्स को प्रैक्टिस करने का प्रयास किया। उसके बाद गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका हमने देखी, लेकिन हमने महिलाओं की भूमिका के लिए एक अप्रोच ये फॉलो करी कि यहाँ पे तो सिर्फ गांधीवादी चरण की बात कर रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का पूछ रहा है सिर्फ गांधीवादी चरण के दौरान, लेकिन अगर एग्जाम में गांधीवादी चरण ना देखे, कुछ और पूछ ले, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ ले, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पूछ ले, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछ ले, ये देखो गांधी जी का फेज, उसके बाद जलियांवाला बाग में पूछ ले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पूछ ले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूछ ले, क्रांतिकारी फेज में पूछ ले, क्विट इंडिया मूवमेंट में पूछ ले, या इंडियन नेशनल आर्मी में भारतीय महिलाओं का क्या योगदान था उसमें पूछ ले। तो उसमें भी हमने एक अप्रोच फॉलो करी। फिर किसी भी अप्रोच में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आप इसे बहुत आसानी से टैकल करने की स्थिति में रहेंगे। फिर उसके हमने कुछ कंटेंट देखा, और हमने बोला कि इस कंटेंट पे आप अपने नोट्स पे वर्क कर सकते हैं। उसी फेज में जो आज का ये क्वेश्चन है, उसको टैकल करने की टेक्निक देखने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूं कि इस अप्रोच को फॉलो करते हुए, ध्यान से, ये जो सीरीज कंटिन्यू है, ये यूपी पीसीएस साथ ही साथ यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस में डायरेक्ट कई बार घुमा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्या करते हैं, केवल शब्दों को आगे पीछे कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन का नेचर वही रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा सेम चीज़, कुछ अलग नहीं पूछता है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, नरम पंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। किसने? नरम पंथियों की भूमिका ने। टू व्हाट एक्सटेंट, किस सीमा तक पूछा गया है, किस सीमा तक। किसने? मॉडरेट, किसके रोल ने? मॉडरेट के, यानी नरम पंथियों के रोल ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार किस सीमा तक तैयार किया। क्वेश्चन का नेचर समझ आ गया, क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है ये आपको समझ आ गया।
बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो इस क्वेश्चंस को आप टैकल करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन करना क्या है, वही पिछला प्रोसेस। अगर आप अपने थॉट्स प्रोसेस को, अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है तो आपके क्या अच्छे नहीं होंगे, नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपके क्या आंसर क्या अच्छे हो जाएंगे, नहीं। आंसर अच्छे नहीं होंगे तो क्या मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं। मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या आपकी रैंक आएगी, क्या आप एग्जाम क्लियर करने की स्थिति में होंगे, बिल्कुल नहीं। तो फोकस किस पे रखना है, सबसे पहले थॉट प्रोसेस पे। थॉट प्रोसेस अच्छा होगा तो हमारे नोट्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे और इन्हीं की झलक हमें हमारे आंसर्स में देखने को मिलती है। और तो आंसर्स इंप्रूव हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले काम किस पे करना है, हमारे थॉट प्रोसेस पे। किस पे काम करना है, थॉट प्रोसेस पे। अभी तक की पिछली क्लासेस में हमने सिर्फ थॉट प्रोसेस पे काम किया। हमने क्वेश्चंस के ना ही इंट्रोडक्शन पे काम किया है, ना ही कंक्लूजन पे काम किया है। ना ही हमने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे काम किया, ना ही कंक्लूजन पे काम किया। हमने सिर्फ अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया और थिंकिंग प्रोसेस पे काम करते हुए हमने क्वेश्चन के मुख्य भाग को समझने का प्रयास किया, मेन बॉडी को समझने का प्रयास किया कि उसके अंदर का कंटेंट हम कैसे लिखेंगे। तो कुछ कुछ उसी सिलसिले में ये आज की क्लास है, इसको ध्यान से समझना है। फोकस पूरा आपका क्लास पे होना चाहिए। जरा सा भी फोकस इधर उधर डाइवर्ट हुआ तो आप इस क्लास के कंटेंट को मिस कर देंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पार्ट को मिस कर देंगे। करना क्या है आपको, जब हम मेन बॉडी पे आएंगे, ध्यान से, अभी जब हम मेन बॉडी के कंटेंट को देखने का प्रयास करेंगे तो हम डीप में सारा कंटेंट राइट नहीं करने वाले, यहाँ पे लिखने वाले नहीं हैं। हम उनके पॉइंट डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में देखना है। उन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में देखना है, क्या वो पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं। अगर नहीं है तो आपने जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो भी सोर्स फॉलो किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो भी सोर्स आपने फॉलो किया, उस सोर्स से ये पॉइंट आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। मेन बॉडी का कंटेंट जब भी हम डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट को पूरा नहीं लिखेंगे, पॉइंट वाइज समझते हुए चलेंगे, अप्रोच को समझेंगे। अप्रोच तो समझेंगे ही, यही तो मेरा मेन फोकस है कि हम अप्रोच को टैकल कर लें। क्या होगा देखो, जब हम जब हम कोई अप्रोच सीखेंगे, ध्यान से देखिए, जब हम कोई अप्रोच सीखेंगे तो अप्रोच तो हम एक क्वेश्चन की सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन की अप्रोच सीखी, लेकिन सेम पैटर्न पे आने वाले अगले 10 क्वेश्चन की अप्रोच हमारे माइंड में आ जाएगी कि इन 10 के 10 क्वेश्चन को हमें आगे कैसे टैकल करना है। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे कि पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल अगर लिया था तो वहां पे हमें पता था कि अगर थॉट्स के बारे में बात हो रही है, किसी भी पर्सन की थॉट्स की, या उनका कंपैरिजन पूछा जाए यानी तुलना करने की बात की जाए, या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिंक करने की बात की जाए, वर्तमान समय में प्रासंगिकता पूछ ले, अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिंक करने की बात आ जाए तो करना क्या था, एक्स पर्सन है तो उसका थॉट्स देख लो, कंपैरिजन कर लो, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देख लो। लेकिन उसके लिए हमने एक अप्रोच बना रखी थी कि समाज को लेके देखा, इंडिविजुअल को लेके देखा, गवर्नमेंट को लेके देखा, पर्यावरण को लेकर देखा, इन्वायरमेंट को लेके देखा, ग्लोबल कम्युनिटीज को लेकर देखा। तो पूरी एक अप्रोच फॉलो करी या नहीं करी हमने, आप खुद बताइए। पूरी एक अप्रोच हमने फॉलो करी थी या नहीं करी, करी थी। तो सेम कुछ अप्रोच हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। रुकिएगा, सेम कुछ अप्रोच मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, एक से रुकिएगा। सेम अप्रोच हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। किस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की पूछा क्या गया, नरम पंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक। पहले तो अप्रोच देखते हैं, पूछा गया है ध्यान से, किस सीमा तक, किस सीमा तक, किसकी भूमिका ने, नरम पंथियों की भूमिका ने, किस सीमा तक, नरम पंथियों की भूमिका, किस सीमा तक नरम पंथियों की भूमिका ने किसको प्रभावित किया। ध्यान से देखो, व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जा रही है, स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार करने की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान से। लेकिन अगर आपका सवाल यहाँ से, अगर नरम पंथियों के बारे में ना पूछ के किसी और को, यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, किस सीमा तक एक्स ने स्वतंत्रता आंदोलन
का व्यापक आधार तैयार किया, व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। किस सीमा तक वाई ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? किस सीमा तक जेड ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? किस सीमा तक ए ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? किस सीमा ने बी ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? अब नाम महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पे आ सकता है, किसी का भी, किसी कम्युनिटी का नाम आ सकता है, किसी पर्सन का नाम आ सकता है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी या किसी एक प्रॉपर फेज का नाम आ जाता है। तो उससे जुड़ा सवाल है, क्या ये अप्रोच आपको समझ आ रही है? हम किस पे बात कर रहे हैं? ये क्या ये अप्रोचेस आपको समझ आई? यानी जब भी सवाल आएगा किस सीमा तक, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस सीमा तक पूछा जा रहा है। किसने? नरमपंथियों की भूमिका ने। किसकी भूमिका ने? नरमपंथियों की भूमिका ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। किसकी भूमिका ने? नरमपंथियों की भूमिका ने। तो अब क्या इस क्वेश्चन का हम अप्रोच देखने आगे समझें? देखो ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक अप्रोच फॉलो करनी है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में जब भी फ्रीडम मूवमेंट की बात होगी, जब भी फ्रीडम मूवमेंट की बात होगी, एक साइकिल हमको फॉलो करनी है, एक चक्र हमें कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले हमें नरमपंथियों की बात हो रही, नरमपंथियों की जगह किसी एक्स की बात हो जाए, वाई की बात हो जाए, जेड की बात हो जाए, ए की बात हो जाए, बी की बात हो जाए, किसी की भी बात हो जाए, यानी किस सीमा तक वाई ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। ध्यान से समझते हुए चलना, ध्यान से समझते हुए चलना है। किस सीमा तक वाई ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? तो वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, नरमपंथियों की भूमिका की जगह कोई भी लोग आ सकते हैं। तो क्या सबसे पहले हम उनकी विचारधारा के बारे में बात नहीं कर सकते? ध्यान से, क्या सबसे पहले हम उनकी विचारधारा के बारे में बात नहीं करेंगे? ठीक है, उनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, किस सीमा तक नरमपंथियों की भूमिका ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का तैयार किया? तो किस सीमा, उनकी विचारधारा ने किस सीमा तक प्रभावित किया होगा, तभी तो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार हुआ। तभी तो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार हुआ, यानी विचारधारा पे बात कर ली। अच्छा, किस सीमा तक वाई ने स्वतंत्रता आंदोलन का आधार दिया? तो वाई की कुछ विचारधारा होगी, वाई की कुछ विचारधारा होगी, तो हम वाई की विचारधारा पे बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है, केवल सुनने पे फोकस करेंगे तो आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। अब ध्यान से देखो, क्या हम ये बात कर सकते हैं उनका कुछ ना कुछ नेतृत्व और संगठन रहा होगा? यानी विचारधारा में क्या हम ये लिख सकते हैं, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रहा होगा उनका कुछ। क्लियर है? अच्छा, नेतृत्व और संगठन की अगर बात की जा रही है तो क्या हम यहाँ पे लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैसे ही उसी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, किसी उसकी उसको उसने राष्ट्रीय जागरूकता के बारे में बात नहीं करी होगी, राष्ट्र को जगाया नहीं होगा, यानी नेशनल अवेकनिंग की बात नहीं की जा सकती। अच्छा, अगर उसने नेशनल अवेकनिंग की बात कर रहा है तो ध्यान से, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने मास मोबिलाइजेशन किया होगा? मास मोबिलाइजेशन किया होगा अगर एक्टिविज्म के बारे में बात कर लें, या फिर या एंड कार्यवाही के बारे में बात कर लें, बताइए। यानी सक्रियता के बारे में बात की जा सकती है, कार्यवाहियां क्या क्या की होंगी उसके बारे में बात की जा सकती है, कि कोई भी हो, सिर्फ नरमपंथी की यहाँ बात नहीं हो रही, हम सिर्फ मॉडरेट फेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक्स हो, ए हो, बी हो, किसी के भी बारे में बात हो। अच्छा, क्या उसने जो भी फेज रहा हो, जैसे मॉडरेट्स की बात हो रही, तो क्या उन्होंने बातचीत नहीं की होगी अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? बातचीत का फेज नहीं रहा होगा, कुछ आमना सामना नहीं होगा उनके बीच में, कुछ आमना सामना भी हुआ होगा। तो क्या यहाँ पे हम नेगोशिएशन लिख सकते हैं, नेगोशिएशन एंड कन्फ्रंटेशन की बात नहीं आ जाएगी? अच्छा, एक फेज और हम ऐड कर सकते हैं, क्या उनका फ्रीडम का
कोई गोल नहीं रहा होगा, एक लक्ष्य नहीं रहा होगा उनका फ्रीडम को लेकर। अब ध्यान से, जब भी नरमपंथियों की भूमिका पूछ ले या किसी और की भूमिका पूछ ले, एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी हो, डी ई एफ कुछ भी हो, किस सीमा तक उसने स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। जब भी, अभी नरमपंथियों की बात हो रही, बहुत गौर से सुनना, अभी नरमपंथियों की बात हो रही। अब जब भी किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी पर्सन की बात हो, किसी भी फेज की बात हो, नरमपंथियों की बात हो जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस हद तक स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक आधार तैयार किया, कुछ ऐसे पूछ ले, मान लीजिए कुछ भी पूछ ले, 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक आधार तैयार किया, तो क्या उस विचारधारा पे बात नहीं की जा सकती उसमें? ध्यान से देखो, क्या उस पे विचार, उस फ्रीडम मूवमेंट पे हम विचारधारा पे बात नहीं कर सकते? उसमें नेतृत्व की बात नहीं कर सकते? राष्ट्रीय जागरूकता की बात कर सकते हैं, मास मोबिलाइजेशन की बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रंटेशन एंड नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं, और कुछ गोल रहा होगा उनका, कुछ ना कुछ लक्ष्य रहा होगा, उसके बारे में बात की जा सकती। अच्छा ध्यान से, तो समझना क्या है आपको, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक आधार तो तैयार किया। अब बताइए, या तो वो उसका कुछ उनकी उपलब्धियां रही होंगी, ध्यान से, कुछ उनकी उपलब्धियां रही होंगी, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां रही होंगी। अच्छा, कहीं ना कहीं इन्हें विफलता भी प्राप्त हुई होगी अपने इस फेज के दौरान, ठीक है। यानी नरमपंथियों को, कोई भी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई भी हो, नरमपंथियों की बात हो रही, सिर्फ नरमपंथियों पे भी बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चंस को आप ऐसे ही टैकल करेंगे। किसी की भी बात हो जाए तो आप अपने नोट्स इस तरीके से नोट्स तैयार करें, अपने नोट्स किस तरीके से तैयार करें, कुछ इस तरीके से अपने नोट्स तैयार करने का प्रयास करें। ध्यान से देखो, जब फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही, तो जब भी किसी ग्रुप की बात हो रही तो उनकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां रही होंगी, कुछ ना कुछ विफलता हाथ लगी होगी, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ विफलता भी हाथ लगी होगी। अगर उन्हें विफलता हाथ लगी है तो क्या हम सिर्फ उपलब्धियां बता के छोड़ देंगे? उन्होंने व्यापक आधार ही तो तैयार किया, स्वतंत्रता तो दिला नहीं दी, स्वतंत्रता तो दिलाई नहीं, सिर्फ व्यापक आधार तैयार किया, तो हमें क्या दोनों चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी? दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। अब एक एक देखते हैं कि पहले तो उनकी विचारधारा देखेंगे, फिर फिर उसके बाद नेतृत्व तो संगठन, फिर राष्ट्रीय जागरूकता, फिर उसके बाद मास मोबिलाइजेशन, फिर कन्फ्रंटेशन, फिर उसके बाद उनका गोल क्या था, फ्रीडम को लेकर उनका क्या गोल था। लेकिन इन पे दोनों चीजें देखेंगे, इनमें किन किन फेज में उपलब्धियां प्राप्त हुई और किन किन फेज में उन्हें उपलब्धियां प्राप्त हुई और किन किन फेज में उन्हें विफलताएं प्राप्त हुई। ठीक है, क्लियर है? सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब अप्रोच आपकी समझ में आ चुकी है, अब अप्रोच के अंदर के कंटेंट को सिर्फ आपको समझना है कि कंटेंट किस टॉपिक पे बात कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले किस पे बात की जाए? विचारधारा पे बात कर लें। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम विचारधारा पे बात कर लें। इस इससे आगे बढ़ते हैं पॉइंट से और विचारधारा पे बात करते हैं। ध्यान से, क्या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते यहाँ पे? अच्छा, अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नरमपंथियों ने आलोचना, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं, आलोचना और सुधार की मांग के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमियां और अन्याय को क्या किया? उजागर किया। क्या हम ये पॉइंट नहीं लिख सकते? बता सकते हैं बहुत आसानी से। अगर इसका एग्जाम्पल देने के लिए बात आएगी, तो इसका एग्जाम्पल देने की बात आए तो क्या हम यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी की ड्रेन थ्योरी का एग्जाम्पल नहीं दे सकते? ड्रेन थ्योरी का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो यानी अब आपको क्या करना है, ब्रिटिश, जब भी नरमपंथियों की बात आ रही, किसकी बात आ रही? नरमपंथियों की जब भी बात आ रही है, जब भी हम नरमपंथियों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम उनकी विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो नरमपंथियों में दादा भाई नौरोजी जी की ड्रेन थ्योरी का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, बहुत आसानी से दिया जा सकता है।
और इस इनके कंटेंट को अब आपको पढ़ने पे फोकस करना है। जैसे एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। और इन्होंने क्या किया, ड्रेन शोषण, ड्रेन थ्योरी में देखो, ड्रेन थ्योरी में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला। किस पे प्रकाश डाला? आर्थिक शोषण पे। उसके बाद एक पॉइंट अगर मैं लिख दूं, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत की। क्या आप ये पॉइंट विचारधारा में नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या विचारधारा में एक सुरक्षा का पॉइंट नहीं बताया जा सकता? ध्यान से देखिए, क्या विचारधारा में सुरक्षा की बात नहीं की जा सकती कि कैसे उन्होंने प्रेस और न्याय और नरमपंथियों ने कैसे प्रेस, अभिव्यक्ति, न्याय की स्वतंत्रता की वकालत की? इसके बारे में प्रेस, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत के बारे में बताया जा सकता है। अच्छा, उन्होंने कुछ नागरिक अधिकारों के बारे में बात की होगी। उन्होंने कुछ नागरिक अधिकारों के बारे में बात करी होगी। क्लियर है? तो जब भी नागरिक अधिकारों की बात आए तो उन्होंने नागरिक अधिकारों के संघर्ष की नींव रखी। उदाहरण के लिए आप किसका नाम दे सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जैसे समाज सेवा की बात करी, शिक्षा की बात करी, राजनीतिक सुधार की बात करी। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो धीरे धीरे इसको लिखते चलें। समाज सेवा की बात करी, राजनीतिक शिक्षा की बात करी, और शिक्षा की बात करी, राजनीतिक सुधार की बात करी। और उसके बाद उन्होंने, ध्यान होगा आपको, सोशल लीग का गठन किया। आप एक ये पॉइंट बता सकते हैं। नागरिक अधिकारों की बात हो गई। अच्छा, क्या आप कुछ वास्तविकताएं नहीं बता सकते? जैसे कि सिर्फ नरमपंथियों में बात आ रही है भी, वास्तविकताओं में जैसे उन्होंने बोला था कि अ, भारत पर भारतीयों के शासन की बात करी उन्होंने। भारत पर भारतीयों के शासन की बात करी। तो आप देखिए ध्यान से, नरमपंथियों की जब भी विचारधारा की बात आई तो हमने दादा भाई नौरोजी जी का एक एग्जाम्पल कोट कर दिया। सुरक्षा के बारे में उन्होंने क्या क्या फोकस किया था उसके बारे में बात कर ली। नागरिक अधिकारों के बारे में बात कर ली, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी का एग्जांपल दे दिया। कुछ वास्तविकताओं में जैसे उन्होंने बोला कि कि भारत पर भारतीयों का शासन होना चाहिए, उसके बारे में बात करी। अच्छा, अगर हम बात करें उनके नेतृत्व की, अब देखो ध्यान से, नेतृत्व और, अब ध्यान से, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इनके पॉइंट्स अगर आपके नोट्स में नहीं है ना, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। बस फोकस इस सीरीज का फोकस ही यही है, क्योंकि एग्जाम आपका पास है, तो आप इस सीरीज को इस तरीके से यूज करिए कि अगर आपके कंटेंट में कमी है, कंटेंट इनरिच्ड नहीं है, तो आप इस पे फोकस करके अपने कंटेंट को इंप्रूव कर लीजिए फिलहाल। ठीक है, तो आप अभी कंटेंट इंप्रूवमेंट पे काम करें और कंटेंट कैसे इंप्रूव करना है उस पर फोकस करें। अच्छा, नेतृत्व और संगठन की अगर बात करें तो क्या हम राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर सकते? राजनीतिक प्रशिक्षण थ्रू राजनीतिक प्रशिक्षण थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बात की जा सकती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से लीग्स बने, जैसे हम बात करें तो जैसे इंडियन लीग, नाम अगर लिखना है आपको उदाहरण के लिए तो आप शिशिर कुमार घोष जी का नाम लिख सकते हैं, शिशिर कुमार घोष। अच्छा, और जो पूना सार्वजनिक सभा जो हुई थी, कौन सी? आप ऐसे लिख लीजिए, पूना सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा की बात आएगी तो इसमें आप एम जी रनाडे जी का नाम नहीं ऐड कर सकते? ध्यान से समझते हुए चलिए कि आप यहाँ पे एम जी रनाडे जी का नाम नहीं ऐड कर सकते। इसमें पूना सार्वजनिक सभा में पूना एम जी रनाडे जी का नाम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, संगठन की बात आ रही तो कांग्रेस संगठन की बात नहीं आ सकती।
बताइए। जैसे 1885 में बोलते हैं कि 1885 में कांग्रेस ने उदारवादी नेताओं को नेतृत्व दिया था, जैसे ब्रिटिश के खिलाफ भारतीयों ब्रिटिश के खिलाफ भारतीयों के लिए जो आवाज उठाई उन्होंने, जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं ने किया था। क्या ये पॉइंट हम नहीं ऐड कर सकते? अच्छा, जब भी नेतृत्व की बात आएगी तो आप ये ध्यान से, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से अभियान चलाए। जब भी नेतृत्व की बात आए तो आप अभियानों की बात कर सकते हैं। बहुत से अभियान चलाए ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए, जैसे कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए। एक ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, कपास पर आयात शुल्क लगाने के विरुद्ध अभियान कब चलाया गया था? 1875 में। ठीक है। एक अभियान उन्होंने और चलाया, आप लिख लीजिए, सरकारी सेवा के भारतीयकरण के लिए एक अभियान चलाया 1878-79 में। तो क्या आप अब ये पॉइंट समझ रहे हैं? यानी नरमपंथियों की भूमिका ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। देखिए ना ध्यान से कि दादा भाई नौरोजी की ये थ्योरी, उसके बाद सुरक्षा के लिए उनकी आवाज उठाना, नागरिक के अधिकारों के लिए बात करना, भारतीयों के लिए शासन की बात करना भारतीयों द्वारा, उसके बाद राजनीतिक प्रशिक्षण में जैसे ये इंडियन लीग की बात करना, फिर पूना सार्वजनिक सभा की बात करना, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं द्वारा उनका समर्थन करना, फिर कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए विरुद्ध अभियान चलाना, सरकारी सेवा के लिए भारतीयकरण के लिए अभियान चला देना। ये अभियान 1875 में, 1878-79 में अभियान चल, ये धीरे धीरे एक नींव ही तो तैयार कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो अच्छा, उन्होंने जैसे नेशनल अवेकनिंग की बात करी, इसकी नेशनल अवेकनिंग की बात करी, तो उसमें क्या हम भारतीय पुनर्जागरण का एग्जाम्पल नहीं दे सकते? अच्छा, अगर भारतीय पुनर्जागरण का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सामाजिक सुधार आंदोलन की बात आ जाएगी। ध्यान से देखिए आप केवल, सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार आंदोलन की बात आएगी। अच्छा, सामाजिक सुधार आंदोलन की बात आएगी तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन की बात की जा सकती है। भारतीय सामाजिक अच्छा भारतीय अच्छा ध्यान से, अगर भारतीय सामाजिक सम्मेलन की बात की जा रही है तो रनाडे, जैसे देखो रनाडे, रघुनाथ राव, ये ये कुछ नाम है जो आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने क्या किया था, बहुविवाह का विरोध किया उन्होंने, इसको बंद करने का प्रयास किया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हम अपने नोट्स में ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक पॉइंट और समझ सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बात की जा सकती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट दिए जा सकते हैं। जैसे सांस्कृतिक विरासत पर जोर देने की बात आई, सांस्कृतिक विरासत पर सांस्कृतिक विरासत पर जोर देने की बात की जा सकती है। ठीक है, जैसे एक एक वो चला था कि जैसे श्वेत व्यक्ति के खोज के औपनिवेशिक मिथक को खारिज किया नरमपंथियों ने, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने उनके उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने जैसे श्वेत व्यक्तियों के लिए बात की थी, उनके मिथक को उन्होंने खारिज किया। आप इसमें जैसे आरजी भंडारकर जी का नाम ऐड कर सकते हैं। आरजी भंडारकर जी ने क्या किया था,
दक्कन का जो प्रारंभिक इतिहास में भारत के अतीत का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने उनकी राजनीति पे बात करी, उन्होंने उसकी राजनीति पे बात करी, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करी, कला पे बात करी, साहित्य पे बात करी, उन्होंने उसके बारे में बहुत चीजें बात करी। तो आप चाहें तो आर डी भंडारकर जी के बारे में कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं नरमपंथियों की पर्सपेक्टिव में। क्लियर है? जैसे आर जी भंडारकर जी ने कौन से बुक का अगर नाम लिखना चाहे तो आप इसे लिख लीजिए, दक्कन का प्रारंभिक इतिहास। इसमें उन्होंने भारत के सामाजिक इतिहास पे, राजनीतिक इतिहास पे, कला पे बात करी है, उसके बाद साहित्य पे बात करी, दर्शन के योगदान पे प्रकाश डाला गया है। इन चीजों पे बहुत डीप में उन्होंने इस पे बात करी, तो कहीं ना कहीं इसने भी प्रभाव डाला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, अगर मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे हम, इसकी मास मोबिलाइजेशन की आपको समझना क्या है ध्यान से। अगर हम मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो 3P का कॉन्सेप्ट था ना, प्रेयर, पिटीशन, इसे ऐसे समझ लीजिए, प्रार्थना, याचिका, प्रार्थना, याचिका और विरोध। ठीक, इनके बारे में बात की गई। तो आप समझने का जो मेन फोकस हमारा कहाँ पे था, ध्यान से, जब भी हमें किस सीमा तक की बात की गई, नरमपंथियों की बात की गई, अब XYZ किसी का भी नाम आ जाए तो सबसे पहले इस फोकस पे बात करना। हमने विचारधारा देखी, उसके बाद नेतृत्व संगठन देखा, नेशनल अवेकनिंग के बारे में देखा। आज मास मोबिलाइजेशन के बारे में अगर हम पॉइंट पे बात करें तो मास मोबिलाइजेशन ने कैसे, नरमपंथियों की मास मोबिलाइजेशन ने कैसे फ्रीडम मूवमेंट का आधार तैयार किया, वो देखना है। तो जिससे ये प्रार्थना, याचिका, विरोध, इसके बारे में ध्यान से मैं आपको सुनना, मैं जो बताता हूँ कि जैसे राजनीतिक संबंध के बारे में यहाँ से बात की जा सकती है। उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे भारतीय राजाओं के साथ। ठीक है, राजनीतिक संबंध में ब्रिटिश शासन को सीधे चुनौती देने का समय नहीं था, कैसे उन्होंने उस समय कैसे उसको औपनिवेशिक शासन को राष्ट्रीय शासन के करीब लाने की कोशिश की, औपनिवेशिक शासन को राष्ट्रीय शासन मतलब नेशनल उसके लिए लाने का प्रयास किया, उसके बारे में बात की। याचिकाओं के बारे में भी उन्होंने, जैसे याचिकाओं के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार जो थे, कौन कौन से प्रशासनिक सुधार, उसके बाद भारतीयों के जुड़ाव के बारे में बात की, प्रशासनिक सुधार, भारतीयों के जुड़ाव, शिक्षा के प्रसार की मांग को लेकर ब्रिटिश संसद में जैसे शिक्षा के लिए बहुत लंबे समय तक याचिका चलती रही। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, शिक्षा के लिए ब्रिटिश संसद में बहुत लंबे समय तक याचिका चलती रही। तो जैसे विरोध की बात आएगी तो जैसे आप 1878 के, इसको लिख लीजिए, आप ये पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिए, शस्त्र अधिनियम। ठीक, उसके बाद वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, फिर उसके बाद 1878 का विरोध। इसकी SN बनर्जी, नाम लिख लीजिए, SN बनर्जी और दादा भाई नरौजी। ठीक है, SN बनर्जी और दादा भाई नरौजी जैसे भी उदारवादी नेता थे जो, उनके द्वारा ये विरोध किया गया। जैसे शस्त्र अधिनियम हो गया, वर्नाक्यूलर का प्रेस अधिनियम हो गया। ये छोटे छोटे जो मास मोबिलाइजेशन हो रहे हैं, छोटी छोटी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं, ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे एक्शंस लिए गए, छोटी छोटी जो सक्रियता दिखाई गई भारत को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ये छोटी छोटी चीजें थी। जैसे नरमपंथियों के इस मास मोबिलाइजेशन ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक व्यापक आधार तैयार किया। अच्छा, कन्फ्रंटेशन भी हुआ होगा, बातचीत भी पहले हुई होगी, आमना सामना भी हुआ होगा। क्लियर है? आमना सामना हुआ होगा तो बातचीत भी हुई होगी, कि बातचीत से मैटर को सॉल्व कर लो, बातचीत से मैटर को सॉल्व कर लो। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ब्रिटिश शासन में सुधार की जब बात की गई तो 1885 से 1892 तक ब्रिटिश शासन में सुधार की बात की गई। तो 1885 से 1892 के दौरान जैसे संवैधानिक सुधारों की बात की गई, संवैधानिक सुधारों की बात की गई।
1800 एग्जाम्पल के रूप में आप 1892 का भारतीय परिषद, इस नियम के कारण क्या हो गया, भारतीय परिषद अधिनियम के कारण परिषदों का विस्तार हुआ, बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की क्या हुई, इस अधिनियम के आधार पर। अब ये अधिनियम आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि बजट पर प्रश्न पूछने की, अरे यार, बजट पर प्रश्न पूछने की और चर्चा करने की क्या मिली, अनुमति प्राप्त हुई थी इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, उनका कुछ स्वतंत्रता का लक्ष्य भी तो था, हमने बात करी। देखिए, हमने कुछ उनके स्वतंत्रता के लक्ष्य के बारे में भी बात करी। नरमपंथियों का कुछ स्वतंत्रता का गोल रहा होगा। अच्छा, उनका क्या लक्ष्य था, जरा देखते हैं, एक सेकंड समझने का प्रयास करते हैं, एक लाइन में समझेंगे, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो एक लाइन में उसको समझते हैं, फिर इनके देखते हैं कि इनकी विफलताएं क्या क्या थी। अच्छा, स्वतंत्रता के लक्ष्य में उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, ठीक है। पूर्ण स्वराज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, देखो, ब्रिटिश शासन के भीतर आत्म स्वतंत्रता का उनका लक्ष्य है। जवाहरलाल नेहरू और अस्सी बोस जैसे नेताओं में राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर कट्टरपंथी गुटों की जो मांग थी, ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से जो अभियान चलाया, ठीक है, उसके बारे में बात की गई। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इस पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो जो उनका प्राप्ति हुई, लेकिन ध्यान से अगर मैं आपको पूर्ण स्वराज के लिए बताऊं, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सरकार, एक पॉइंट ये भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं, जैसे उनका दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि जो स्वायत्तता और लोकतांत्रिक शासन था, जो लोकतांत्रिक शासन के लिए भारतीय आकांक्षाओं को उन्होंने, मतलब जो भारतीय इच्छाएं होती थी, जो उनकी भारतीय आकांक्षाएं थी, उनको ब्रिटिश शासन में समेकित करने की बात करी। भारत और ब्रिटेन की पूर्ण, उन्होंने बोला था कि भारत और ब्रिटेन के पूर्ण एक मध्य एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी की बात की थी उन्होंने। यानी ये कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अपनी स्पेक्ट्रम की बुक से, जो मैं आपको कंटेंट वहां से निकाल के बता रहा हूँ फिलहाल। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को टैकल करने की ये अप्रोच हमें समझ आई, इस क्वेश्चन को टैकल करने की क्या हमें अप्रोच समझ आई, अगर हाँ, तो क्या हम इस अप्रोच पे काम करके अपने नोट्स तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, फिलहाल इन पे अगर बात की गई तो ध्यान से उनकी विफलता पे बात करें, जल्दी से एक स्लाइड में उनकी विफलता के बारे में बात करते हैं, उन्हीं पॉइंटों पे। जैसे पहला पॉइंट था हमारा विचारधारा पे, तो विचारधारा में उनका एक जो उनकी एक कमी थी, ब्रिटिश आस्था में, ब्रिटिश नियम में उनकी आस्था थी कि हाँ, ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी एक विफलता का कारण क्या बन गया कि जो ब्रिटेन के जो संस्थान थे, उन पे उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। एक उनकी विफलता का कारण ये भी बन गया, ये पॉइंट पे हम इसको बात कर सकते थे। जैसे नेतृत्व और संगठन की बात आई थी, तो विभिन्न, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं को, समायोजित करने में विफल रहे, सही तरीके से समायोजित ही नहीं कर पाए। उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जैसे मैंने विचारधाराओं की बात करी, तो इसमें आप एग्जाम्पल जरूर कोट करिए। जैसे यहाँ से आप सूरत विभाजन की बात कर सकते हैं, यहाँ से आप सूरत विभाजन के बारे में बता सकते हैं। आप सूरत विभाजन अगर आपने पढ़ा होगा तो वो नरम पत्तियों के उदाहरण में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि अन्य गुटों की रणनीति और प्राथमिकताएं जो थी, जो अन्य गुट रहे होंगे उनकी जो रणनीतियां थी, उनकी जो प्राथमिकताएं थी, वो उनमें असहमति थी, उनके कारण आंतरिक मतभेद उत्पन्न होते चले गए। अब असहमतियां हैं तो आंतरिक मतभेद उत्पन्न होंगे ही, असहमतियां हैं तो आंतरिक मतभेद उत्पन्न होने ही होने। आंतरिक मतभेद अगर उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके सामूहिक प्रयास क्या होते चले गए, जो प्रयास थे वो कमजोर होते चले गए, तो सूरत का विभाजन आपको देखने को मिला। अब ये बात कर सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में, आप जैसे जैसे आप एक बढ़िया पॉइंट अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देते थे लोग, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जाति आधारित भेदभाव की बात कर सकते हैं आप, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर मास मोबिलाइजेशन में संकीर्ण आधार था उनका, ये बारे में बता सकते हैं। अच्छा, मास मोबिलाइजेशन के हम अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सांस्कृतिक संकीर्ण आधार के बारे में बात की, जैसे अज्ञानता के बाद
रूढ़िवादी विचारधारा थी। कैसी विचारधारा थी? रूढ़िवादी विचारधारा। उदारवादी चरण के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन का सामाजिक आधार तो सीमित था, सामाजिक आधार तो सीमित था। जन भागीदारी निष्क्रिय थी। ध्यान से सुनिए, जन भागीदारी निष्क्रिय थी। राष्ट्रवादियों को जनता की राजनीतिक क्षमता पर संदेह था, राजनीतिक क्षमता पे उनको पूरा संदेह था राष्ट्रवादियों को। ठीक है, उन्होंने सामाजिक विज्ञान और अज्ञानता और रूढ़िवाद का क्या कर दिया उन्होंने? रूढ़िवादी, अज्ञानता, इस पे फोकस कर लिया। समाजवाद, रूढ़िवादी और ज्ञानता पे फोकस कर लिया। शिक्षित, जैसे एक पॉइंट इसी 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 में ऐड करें, शिक्षित अभिजात वर्ग, इसके बारे में क्या बोला जा सकता है? इसने व्यापक जन भागीदारी को क्या कर दिया? किनारे कर दिया। पढ़े लिखे भैया आएंगे किनारे, बाकी सब किनारे हो गए। और जो ये मैंने आपको ये पॉइंट बोला ना, प्रार्थना, याचिका और विरोध, ये जो पॉइंट था ये पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। ये पॉइंट भी क्या हुआ? विफल साबित हुआ। ये भी कारगर साबित नहीं हुआ भारतीयों के लिए। शांतिपूर्ण संवैधानिक जो तरीके थे वो भी उनके लिए, उसको क्या नाम दे दिया गया? राजनीतिक राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अच्छा, इनमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं क्योंकि विफलताएं आप बता रहे हैं, तो उनमें आप पॉजिटिव में एग्जाम्पल दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। विफलताओं को आप नॉर्मल तरीके से बता के आगे बढ़ सकते हैं फिलहाल। ठीक है, बातचीत और आमना सामना की जब भी कॉन्फ्रंटेशन की बात आएगी तो उन्होंने क्या किया? उदारवादियों ने क्या किया था? नरमपंथियों ने क्या किया? सबसे ज्यादा बातचीत को क्या दी? प्राथमिकता दी थी। जैसे देखो, ब्रिटिश के नियमों में उनकी आस्था थी, ब्रिटिश संसद में उनका विश्वास, इस संस्थानों पर ज्यादा विश्वास बनता चला गया। बातचीत को उन्होंने एक से निकला, बातचीत को उन्होंने प्राथमिकता दे दी। अच्छा, बातचीत को प्राथमिकता दी, ठीक है। स्वतंत्रता के लक्ष्य की जब बात आई तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कर दी, पूर्ण स्वराज की बात करी। तो ये कुछ चीजें थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, एस सी बोस जैसे नेताओं में राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर अधिक कट्टरपंथी गुटों की मांग के विपरीत था। कट्टरपंथी गुटों की मांग के विपरीत कुछ चीजें थी। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पूर्णता के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमारे उसमें नरमपंथियों के नोट्स में ऐड होने चाहिए। फिलहाल के लिए इस कंटेंट में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हो, जो मैंने आंसर्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने यूज किया, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्या था? विचारधारा में कौन कौन से पॉइंट, नेतृत्व संगठन में कौन कौन से पॉइंट, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कौन से पॉइंट, मास मोबिलाइजेशन में कौन से पॉइंट, इसके बाद स्वतंत्रता के लक्ष्य में उनके कौन से पॉइंट ऐड किए जा सकते थे। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए लिखे। और आप अंत में निष्कर्ष में ये लिख के जरूर बता सकते हैं कि उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव ईंट दर ईंट रखी। उन्होंने लोगों को राजनीतिक चेतना को जगाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, उन्होंने स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष के लिए लोगों को स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। आप ये बता सकते हैं पॉइंट, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉइंट्स कंक्लूजन लिख के एंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे ब्रिटिश शासन में सुधार, संवैधानिक सुधार, भारतीय शासन अधिनियम, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, इन पॉइंट का जिक्र करके आप ये बता रहे हैं, इन पॉइंट्स का जिक्र करके आप ये बता रहे हैं कि हाँ, इन पॉइंट्स ने कैसे, इन चीजों ने कैसे, नरमपंथियों की इन चीजों ने कैसे व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। फिलहाल की इस आंसर राइटिंग की क्लास में इतना ही। फोकस मेरा अप्रोच पे था, फोकस अप्रोच के उन पॉइंट्स को समझाने का था। लेकिन अब जब भी किसी और की बात आएगी तो आप सबसे पहले उसकी विचारधारा की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके नेतृत्व की बात करेंगे, राजनीतिक संगठन की बात करेंगे, नेशनल अवेकनिंग की बात करेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे, मास मोबिलाइजेशन की बात करेंगे। फिर उनके अंदर मास मोबिलाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट आने हैं, जैसे प्रार्थना, याचिका, विरोध की उन्होंने बात करी लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए आमना सामना बातचीत यानी कॉन्फ्रेंटेशन और नेशनल उसकी बारे में बात करी। फिर उसके बाद बातचीत के बारे में बात करी। फिर उन्होंने स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, उसके बारे में स्वतंत्रता के लक्ष्य पे बात की जो सफल नहीं हो पाया। कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू एवरीवन।